नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक दुखद खबर से। दिग्गज कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का आज अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके पिता के स्मारक के पास किया जाएगा। राजकुमार के पार्थिव शरीर को कांतिरवा स्टेडियम के से सार्वजनिक जुलूस की शक्ल में ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार 11 बजे तक पूरा किया जाएगा। हार्ट अटैक से 40 साल की उम्र में उनका, जिनके लाखों फैंस हैं, 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। बेंगलुरु से मेरी सहयोगी प्रतिभा मेरे साथ जुड़ रही है। प्रतिभा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार से जुड़ी क्या कुछ तस्वीरें? आज बहुत ही दुख भरी दिन है कर्नाटका में, क्योंकि पुनीत राजकुमार की जो अंतिम संस्कार होने वाली है और पहले जो फैसला लिया था कर्नाटका गवर्नमेंट और पुनीत राजकुमार की फैमिली भी, ये कि 6:30 AM को उनकी अंतिम जर्नी जो कंतीरवा स्टेडियम से कंतीरवा स्टूडियो से होगी। लेकिन यहाँ की जो फैंडम और यहाँ की जो भीड़ और लॉ एंड ऑर्डर को अंदाज रखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया कि 4:45 को ही इस तैयारी की जारी की जाएगी और उनकी फाइनल जर्नी 4:45 को कंतीरवा स्टेडियम से कंतीरवा स्टूडियो तक पहुंची। उनकी पार्थिव शरीर वहीं पे मौजूद है। और सीनियर मिनिस्टर्स भी वहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर में स्टेट ऑनर्स की जाएगी और स्टेट ऑनर्स के साथ उनकी अंतिम संस्कार की जो रीति रिवाज है वो भी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे फैंस जो है वहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतनी जारी की गई है कि फैंस जो है जो बहुत दूर से देख सकते हैं और इनकी जो फैंडम है वो बहुत ही ज्यादा है। और पुनीत राजकुमार की जो फैमिली भी है वहाँ पे और उनकी जो बेटी है यूएस से कल की रात पहुंची और इससे इनकंसोलेबल है जो फैमिली, क्योंकि कितनी ही कम उम्र में पुनीत राजकुमार की जो देहांत हो गई है और ये भुगतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और इसकी वजह से आज बहुत सारे पर्सनालिटी, सेलिब्रिटीज और फैंस वहाँ पे मौजूद है। फैंस जो है वो एक फार ऑफ जगह पे उनकी जो प्लेस है वो जारी की गई है और अंतिम संस्कार थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बाकी प्रतिभा, उनका इस तरह से अचानक दुनिया छोड़ जाना इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक की वजह से, जो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाने वाला है और ये भी जानकारी है प्रतिभा कि उनके पिता के स्मारक के पास किया जाएगा। उनकी माता पिता जो है दोनों वहीं पे कंतीरवा स्टूडियो पे उनकी जो अंतिम संस्कार हुई थी उसी जगह पे पुनीत राजकुमार की भी होगी और उनकी 2 बेटियां हैं और इसकी वजह से उनकी जो नेव्यू है वही ये रीति रिवाज करेंगे पुनीत राजकुमार के लिए, यही बता दी जा रही है। और थोड़ी देर में स्टेट ऑनर्स के साथ उनकी अंतिम संस्कार होगी और जो फैंस है बहुत ही दुख भरी फैंस वहाँ पे मौजूद है और पर्सनालिटीज कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई भी वहीं पे शामिल है। जी प्रतिभा, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने रोम में दुनिया को तरक्की का रास्ता सुझाया। कोरोना काल के बाद रिकवरी के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप 20 के ताकतवर देशों से कहा कि वो भारत को साझेदार बनाए। सेहत से लेकर जलवायु परिवर्तन पर भी मोदी ने भारत का नजरिया सामने रखा। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मोदी की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। दुनिया के 20 ताकतवर देश इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और जलवायु को सुधार कर कैसे इस धरती को जिंदगी के लिए बेहतर जगह बनाए रखा जाए। ग्रुप 20 के इस महामंच पर भारत की बात को गौर से सुना जा रहा है। इन 2 बड़े मसलों पर पीएम मोदी ने G20 के देशों को नई राह दिखाने की कोशिश की है। रोम में पीएम मोदी ने कोविड से लड़ने में भारत के अनुभव साझा किए। एक दुनिया एक सेहत का विजन सामने रखा। मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन की वकालत की।
भारत के क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों का ब्यौरा दिया और सबसे बढ़कर ग्रुप 20 के देशों को कहा कि इकोनॉमी रिकवरी में वो भारत को साझेदार बनाएं। The Prime Minister highlighted India's contribution in the fight against the pandemic. He mentioned India's medical supply to over 150 countries. He spoke about our vision of One Earth, One Health, which is essentially the need for a collaborative approach in the international domain in the fight against the corona pandemic. इससे पहले पीएम मोदी ने कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात की। मुलाकात का शेड्यूल सिर्फ 20 मिनट का रखा गया था, लेकिन ये मुलाकात 1 घंटे तक खिंच गई। दोनों शख्सियतों के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर गरीबी से लड़ने तक जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम ने पोप को एक कैंडल स्टैंड भेंट किया। For the candle stand, it's very specially made for my country. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. बदले में वेटिकन यात्रा को यादगार बनाने के लिए पोप ने भी पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया। स्पेशल बनाया गया है आपके लिए। Wow. C'è l'abbondanza, il grano e l'uva. Wow. E si dice il deserto, traduce tutto, il deserto diventerà un giardino. इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में रोम कन्वेंशन सेंटर में नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन में भी पीएम मोदी की दुनिया के बड़े नेताओं के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखाई दी। फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच खड़े थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते दिखे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पीएम मोदी से गले लगकर मिले। आज भी पीएम मोदी का रोम में व्यस्त कार्यक्रम है। मोदी सबसे पहले इटली में ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन जाएंगे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर ग्रुप 20 के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी स्पेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। टिकाऊ विकास पर विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे और आखिर में सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में अपनी बात रखेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक पर भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखा है और यही मजबूत और नए भारत की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये गुजरात से लेकर देश भर में मनाया जाएगा। 3 साल में पहली बार पीएम मोदी केवड़िया में इस मौके पर नहीं होंगे। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आधुनिक इतिहास की अहम घटनाओं में से एक रहा 562 देसी रियासतों का एकीकरण और इसके साथ रखी गई बुलंद भारत की नींव। इस काम को अंजाम देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। इस मौके पर एक बार फिर एहसानमंद देश लौह पुरुष के आगे सिर नवाएगा। गुजरात के केवड़िया से लेकर देश भर में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। सबसे खास कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया में होगा, जहां दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति बनी है। इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं। 2018 में सरदार पटेल की इस आसमान की बुलंदी को चूमती मूर्ति लगने के बाद 3 साल में ये पहला मौका है जब केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो इटली और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लेकिन कार्यक्रम भव्य और शानदार होगा।
केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा। अमित शाह सुबह 8:15 बजे केवड़िया पहुंचेंगे। 9:25 पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश सुनाया जाएगा। इसके बाद 9:40 पर अमित शाह भाषण देंगे। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। 2018 के बाद 3 मौके पर पीएम मोदी केवड़िया में मौजूद रहे हैं। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस के रंग बिखर रहे हैं। अमित शाह पहले ही गुजरात पहुंच चुके हैं। जूनागढ़ में एकता दिवस पर सरदार पटेल की बचपन से लेकर आजादी की लड़ाई तक की याद दिलाती सुंदर रंगोलियां बनाई गई हैं। इसमें आजादी से पहले से लेकर रियासतों के एकीकरण को रंगों के जरिए दिखाया गया है। देश निर्माण में सरदार पटेल का महती योगदान रहा। राष्ट्रीय एकता दिवस इस योगदान को याद करने से लेकर प्रेरणा लेने तक का दिन है। देश निर्माण में सरदार पटेल का महती योगदान रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस इस योगदान को याद करने और प्रेरणा लेने का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट आज। चुनाव वाली सूबों में कल देश के कुछ नेताओं का बदला सा अंदाज दिखा। राहुल गांधी और प्रमोद सावंत फुटबॉल खेलते नजर आए। पंजाब के सीएम ने हॉकी में हाथ आजमाया तो सियासत के मैदान पर खेल से पहले ही खेल के मैदान पर खेला शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा क्या दिया। अब चुनावी समर जहां जिस सूबे में छिड़ता है वहां नेताओं का खेला शुरू हो जाता है। कोई नेता खेला होने का मौका हाथ से जाने ही नहीं देता। गोवा में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में गए तो उन पर फुटबॉल का रंग छा गया। पहले फुटबॉल पर अपने साइन करके कार्यकर्ताओं को दिया। इसके बाद खुद आ गए मैदान में। पहले एक किक मारी, जी नहीं भरा और फरमाइश आई तो दूसरी किक मारी। इसके बाद कुछ दूसरे नेताओं ने भी फुटबॉल पर पैर आजमाए। मैदान गोवा का ही था और इस बार बारी थी सीएम प्रमोद सावंत की। सावंत पर तो खेला होबे का ऐसा रंग चढ़ा कि वो पूरी तरह एक फुटबॉलर बनकर मैदान में उतरे। उन्होंने पूरा एक मैच खेला। आखिर ट्रॉफी का नाम ही सीएम ट्रॉफी जो था। हमने पहली बार सीएम ट्रॉफी गोवा में ऑर्गेनाइज की है। मेरे साथ में हमारे उप मुख्यमंत्री बाबू कवड़ेकर यहाँ पे हैं और इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के लिए हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या यहाँ पे आए हैं। महाराष्ट्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष विक्रांत पाटिल यहाँ पे हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ टानवडे, हमारे पार्टी के सभी बाकी मंत्री एमएलए सभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। हमने अब भी फुटबॉल गेम्स जो सीएम 11 वर्सेस युवा मोर्चा 11 अभी प्ले की, सीएम 11 ट्रॉफी वॉन किया है। गोवा में फुटबॉल तो पंजाब में हॉकी का रंग जमा। खिलाड़ी थे सीएम चन्नी। उन्होंने खुद अपनी हॉकी खेलते तस्वीरें ट्वीट की। चन्नी ने लिखा कि हॉकी खेलकर बड़ा मजा आया। वैसे चन्नी दो खेमों के बीच पंजाब में गजब का बैलेंस दिखा रहे हैं। फुटबॉल और हॉकी के बाद बारी थी कैरम की। यूपी के मंत्री सतीश महाना ने कानपुर में बच्चों को कैरम खेलते देखा तो खुद भी उनकी उंगलियां जादू दिखाने लगी। महाना बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर ही कैरम खेलने लगे। मैदान पर तो नेताजी खेल में जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि सबसे बड़ा खेल तो सियासत का है। जो वहाँ हिट वो हर खेल में फिट। ब्यूरो रिपोर्ट आज। जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। विवाद यूनिवर्सिटी में आयोजित एक वेबिनार को लेकर है जिसमें कश्मीर को लेकर देश विरोधी सोच सामने आई है। वेबिनार में जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर बताया गया। हंगामे के बीच वेबिनार तो रद्द कर दिया गया, लेकिन इस घटना से एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। सवाल ये कि आखिर जेएनयू से बार बार देश विरोधी सोच और तस्वीर क्यों सामने आती है। कश्मीर के मुद्दे पर जेएनयू एक बार फिर विवादों में। प्राणों से प्यारा है। एक बार फिर
कश्मीर पर जेएनयू से देश विरोधी सोच सामने आई और देश विरोधी इसी सोच के खिलाफ जेएनयू के कई छात्र गुस्से से उबल रहे हैं। जिसे कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जेएनयू में इस नए विवाद की शुरुआत हुई सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज की ओर से कश्मीर पर आयोजित एक वेबिनार से। 29 अक्टूबर को आयोजित इस वेबिनार को नाम दिया गया जेंडर्ड रेजिडेंट एंड फ्रेश चैलेंजेस इन पोस्ट 2019 कश्मीर और वेबिनार के वेब पेज में कश्मीर को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर यानी भारत अधिकृत कश्मीर लिखा गया। इस वेब पेज के सामने आते ही जेएनयू के एक कोने में कश्मीर के नाम पर पनप रही देश विरोधी सोच सामने आ गई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, स्टूडेंट हो तो हमारे कैंपस में हमारे टैक्स पेयर की मनी से पढ़ते हो और आप कश्मीर को जो है हमसे मतलब अलग करने की बात करते हो, तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं प्रदर्शन और हंगामे की खबर मिलते ही जेएनयू प्रशासन ने आदेश जारी कर वेबिनार रद्द करा दिया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि वेबिनार को विभाग के शिक्षकों ने इजाजत दे दी थी। ऐसे में उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है। बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई का मांग करते हैं और हम मांग करते हैं कि जेएनयू में जो भी सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जिनके अप्रूवल द्वारा ये हुआ है, उन पर एक कमेटी बैठे और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस सारे सेंटर्स के उस सेंटर के सारे प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए और साथ में एक इंक्वायरी जेएनयू के रजिस्ट्रार और SSS डीन के ऊपर भी हो कि आपने कैसे इस वेबिनार को परमिशन दिया बिना डिटेल मांगे। कश्मीर पर जेएनयू में नया विवाद शुरू हुआ तो सियासी पार्टियां आमने सामने आ गईं। किसी ने इस घटना को अर्बन नक्सल से जोड़ा तो कोई शब्दों को संभालकर आलोचना करता नजर आया। और दुख है कि आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर व समाज के अंदर विष फैलाने का काम अर्बन नक्सल्स कर रहे हैं। भारत की संसद का एकमत फैसला है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है और कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की है। जो लोग ऐसे सेमिनार करते हैं वो लोग देश की लोकतंत्र का, देश की संसद का, देश की एकता अखंडता का, देश की प्रभुसत्ता का अपमान करते हैं। इसीलिए जेएनयू में इसी तरह का मतलब इंडिया व्याप्त कश्मीर पर बोलना अच्छी बात नहीं है और जेएनयू में इसी तरह की गलत चर्चा हमेशा होती रहती है, देश के खिलाफ साजिश होती रहती है और वहाँ के स्टूडेंट ने मतलब इसी तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो बहुत ही गलत है और अगर ये लापरवाही से हुआ है तो भी गलत है। इसलिए कि अगर भारत के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भारत में यानी हमारे कश्मीर को ये कहा जाए ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बुनियादी तौर पर गलत बात है। जेएनयू में जम्मू कश्मीर के बहाने देश विरोधी सोच सामने आने की ये पहली घटना नहीं है। 2016 में भी जेएनयू के ही कैंपस में सरेआम देश विरोधी नारों के आरोप लगे थे और अब यहीं पर कश्मीर को भारत अधिकृत बताने पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। आज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम दिन है। आज शाम 7:30 बजे दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वो अहम मुकाबला है जिसे जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। वैसे इतिहास बताता है कि 13 आईसीसी मैचों में से भारत 3 ही जीता है। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि टीम इंडिया दबाव वाले मैच में कमबैक करना जानती है और इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब आपको दिखाते हैं कि क्रिकेट के दिग्गज इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की जीत का क्या मंत्र दे रहे हैं। पावर प्ले जीतिए, दोनों तरफ बैटिंग, जब आप बैटिंग कर रहे तब पावर प्ले जीतिए और जब आप बॉलिंग कर रहे तो वहां पे भी पावर प्ले जीतिए।
क्योंकि अगर आप पावर प्ले जीतते हैं तो फिर आगे का जो मैच है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान बनता है। हाँ, मैं जानता हूं कि ये क्रिकेट का खेल है और खास करके T20 का खेल है, वहां पे एक ओवर में गेम पलट सकता है, पर अगर आपने पावर प्ले में अच्छा काम किया है दोनों पावर प्ले में, तो आपकी जीत ज्यादा होने की ज्यादा चांसेस है। मेरे विचार में क्या है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक पहले जो पावर प्ले के 6 ओवर हैं वो उसमें ये देखें कि कोई विकेट ना गिरे, क्योंकि इस क्रिकेट में जब भी आप कभी शुरू में 2-3 विकेट खो देते हैं तो बड़ा मुश्किल है रिकवर करना। फिर आपके पास वो टोटल नहीं बनता जो कि जिसका आप सोच सकें कि इसमें हम मैच जीत सकते हैं। तो जीतने के लिए आपको थोड़ा सा 6 ओवर में कम से कम 40-50 भी रन बनाए, अगर विकेट ना गिरे, तो मैं समझता इंडियन टीम के लिए ये मूल मंत्र बेस्ट रहेगा। चीज़ों को सिंपल रखे, जिस तरीके से MS धोनी जो अभी मेंटोर हैं इंडियन टीम के, जैसे चीज़ों को सिंपल रखते हैं एंड बेस्ट फिनिशर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, तो उनसे वो चीज़ सीखें और चीज़ों को सिंपल रखें। और जितना सिंपल रखेंगे टफेस्ट सिचुएशन में भी वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देता है। तो आई बिलीव इन बीइंग वेरी सिंपल, तो वही आप रखें तो रिजल्ट आपके हित में आएगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज।